नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित कला एवं स्थापत्य के बारे में। हमारे पूर्व के लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी, उसके विभिन्न घटकों को समझने का प्रयास किया था, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, आर्थिक संगठन हो या धार्मिक पक्ष हो। इसके विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम लोग इसकी कला में स्थापत्य को देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कलाएं थी जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा उनका ज्ञान था और उन कलाओं में वो पारंगत थे और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बना रहे थे जो कि कलात्मकता की अभिव्यक्ति कराते हैं और विश्व की प्रमुख कला के तौर पर सिंधु की कला को देखा जाता है। तो क्योंकि पूर्व में अगर आप जाएं, कला के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कला क्या है और कला क्या है इस बारे में अगर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि कला एक ऐसी विधा है जिसमें वस्तु की सौंदर्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसी वस्तु जो कि सौंदर्य प्रधान हो और वो मन को अच्छी लगे, ऐसी वस्तुओं को हम, ऐसी विधा को हम कला कहते हैं। और अगर हम इसकी शुरुआत पे जाए और हम देखें कि ये आई कहाँ से, तो कला के अस्तित्व को अगर हम खोजने का प्रयास करें तो हमें फिर से मानव जीवन के अस्तित्व के उस प्रारंभिक दौर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे वापस लौटना पड़ेगा जहाँ पर मानव ने विभिन्न पहलुओं को अपने जीवन में अपनाना प्रारंभ किया और विभिन्न चीज़ों को अपने जीवन में अपना करके उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना प्रारंभ किया। इसी तरीके से कला का अस्तित्व भी निकल करके आता है जब मानव विभिन्न अपने कार्यों में संलग्न रहता है और उसकी उस संलग्नता से कुछ समय उसे अतिरिक्त प्राप्त हो जाता है और उस अतिरिक्त समय का प्रयोग वो कुछ न कुछ ऐसी वस्तुओं के निर्माण में करने लगता है जो उसके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से इतर थी। अर्थात दैनिक जीवन में उसका प्रयोग नहीं हो रहा था, वह ये जो कार्य कर रहा था, ये कार्य उसकी अपनी मनोवृत्ति को, मनोस्थिति को दर्शाने के लिए उस कार्य को उसने करना प्रारंभ किया। और ये वो दौर था जहाँ पर उसने धीरे धीरे एक ऐसे ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वस्तु को बनाने का कार्य किया जो कि सौंदर्य का उसमें प्रयोग किया गया था, वो सुंदरता के भाव को प्रदर्शित करती थी। साथ ही साथ वो एक तरीके से मानव के प्रारंभिक विचारों की अभिव्यक्ति भी थी और उस दौर में आती है जब मानव धीरे धीरे स्थायी जीवन की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देता है। और अगर इसे हम संस्कृतियों की भाषा में समझने का प्रयास करें कि ये कौन सा काल रहा होगा, तो हम देखते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल एक ऐसा काल था जहाँ से मानव ने धीरे धीरे अपनी मनोस्थिति को कला के रूप में दर्शाने का काम करना प्रारंभ कर दिया। क्यों किया, इसके संदर्भ में हमने अभी बताया कि धीरे धीरे उसकी जो दैनिक जीवन थे, जो उसका समय था, उस समय में थोड़ा सा अतिरिक्त समय उसे प्राप्त होने लगा क्योंकि ये एक ऐसा काल था जहाँ से मानव संग्राहक की भूमिका में आ जाता है। अभी तक का जो मानव था उसकी मूल प्रवृत्ति शिकार थी, शिकार से उसका जीवन चल रहा था, जीवनोपार्जन हो रहा था। लेकिन ये एक ऐसा दौर था जहाँ से मानव धीरे धीरे संग्राहक की भूमिका में आता है, संग्रहण करने लगता है। और जब संग्रहण करने लगता है तो जो समय उसका शिकार में जाता था वह समय शिकार का बचने लगता है और जब बचने लगता है तो खाली समय में अपनी उसी प्रवृत्ति का वो प्रयोग करने लगता है जैसा वर्तमान समय में हम सब भी करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास समय होता है तो समय के होने की वजह से आप अपने अंतरात्मा, मतलब अपने अंदर की जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से प्रकट करने का कार्य करते हैं। जैसे किसी को गाने का शौक़ है तो वो खाली समय में गाना गाता है, किसी को नाचने का शौक़ है तो वो नाचता है, किसी को पेंटिंग करने का शौक़ है तो वो पेंटिंग करता है। इसी तरीके से उस दौर में खाली समय में प्रागैतिहासिक मानवों ने पेंटिंग करने का कार्य प्रारंभ किया।
कहाँ पेंटिंग करेंगे, अब प्रश्न उठता है। तो पेंटिंग वहीं करेंगे जहाँ रहेंगे। तो जहाँ रह रहे थे वो कौन सी जगह थी, वो बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र थे, गुफाएं थी, कंदराएं थी जहाँ पे वो रह रहे थे। तो उन गुफाओं की जो दीवारें थी उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के चित्रों को बनाना प्रारंभ कर दिया, जो कि मानव की प्रारंभिक कलाओं में से एक है। उसके बाद जब ये चित्र बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, तो क्योंकि वो उपकरण बना रहे थे, उपकरणों का निर्माण वो प्रारंभिक दौर से कर रहे थे, तो उपकरणों के साथ साथ उन्हें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी बनाते देखा गया इस दौर में जो कि उपकरणों से भिन्न थे। और उपकरणों के अलावा उनका जो प्रयोग था वो दूसरी तरीके से एक ईश्वरीय, या कहें कि ईश्वर की प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का एक वस्तु वो बना रहे थे। और ऐसे कुछ उदाहरण हमें मिले हैं, जैसे कि बेलन नदी घाटी से उच्चपुरा पाषाण काल में एक लोहंदा नाला नामक जगह है, वहाँ से एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, हड्डी की बनी हुई। उसको बेसिकली पुरातत्वविदों ने मातृ देवी कहा है, और इसलिए कहा है क्योंकि उसका जो आकृति है वो बेसिकली एक फीमेल फिगरेंस के तौर पर दिखाई पड़ती है। वहीं सोन घाटी से भी हमें एक पत्थर की बनी हुई श्राइन प्राप्त होती है, और वो श्राइन पुरातत्वविदों के अनुसार अंगारा देवी के तौर पर प्रतिष्ठित है। क्यों है ऐसा, इसके पीछे की एक कहानी है कि वहाँ पर एक बार उत्खनन का कार्य हो रहा था, और उत्खनन के उस कार्य में अचानक से वो जब मूर्ति मिलती है, वो ऑब्जेक्ट मिलता है, तो वहाँ पे कार्य कर रहे मजदूर उस थोड़ी दूर तक हट जाते हैं, और वो उस जगह पे कार्य अब नहीं करना चाहते हैं। और उनमें से किसी एक ने बताया था, बैगा जनजाति के वो लोग थे, बताया किसी ने कि ये अंगा देवी है, और इनके निकल आने के बाद ये हमसे नाराज़ हो गई हैं, और अगर हम इस क्षेत्र में कार्य करते रहे तो ये हमें मार देंगी, हमारे ऊपर अभिशाप दे देंगी, या हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो उस क्षेत्र से हट जाते हैं, और बड़ी मुश्किल से फिर उन्हें समझा बुझा करके वापस लाया जाता है काम पे, और फिर उस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे उदाहरण हमें ऑब्जेक्ट्स के तौर पे प्राप्त होने लगते हैं प्रागैतिहासिक काल में, उच्चपुरा पाषाण काल से, जो इस बात को बताते हैं कि ये एक ऐसा दौर था जहाँ से मानव के अंदर कलात्मकता की अभिव्यक्ति आ जाती है, और उस अभिव्यक्ति को प्रकट भी करने लगता है, उसको मूर्त रूप भी देने लगता है। उसके बाद के दौर में अगर आप देखें तो मध्य पाषाण काल में भी हमें ऐसे बहुत सारे शैल चित्र मिलते हैं गुफाओं में। भीमबेटका हो, आदमगढ़ हो, मोराना पहाड़, बगई खोर, लेखैया, ऐसे बहुत सारे इलाके, बहुत सारे गुफाएं हैं जहाँ से हमें इस तरीके के शैलाश्रय हैं, जहाँ से इस तरीके के चित्र हमें दीवारों पर उकरे हुए मिल जाते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रिच के अंडे पर भी चित्रकारी प्राप्त होती है, हमें उच्चपुरा पाषाण काल से ही मिलती है। और ऐसे बहुत सारे आर्ट ऑब्जेक्ट्स अब धीरे धीरे हमें प्राप्त होने लगते हैं। वहीं आप आगे बढ़े नवपाषाण काल में तो क्रिएटिविटी और आगे बढ़ती है। इवन ये एक ऐसा काल था जहाँ पे मानव झोपड़ियाँ वगैरह बनाने लगता है। झोपड़ियाँ तो बेसिकली चोपनी मांडो से मध्य पाषाण काल के दौर में भी मिलती हैं, और सराय नहराय दमदमा महदमा से ही झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं जो कि मध्य पाषाण काल के क्लेम किए जाते हैं। लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते मानव भली भांति झोपड़ियाँ बनाने का अभ्यस्त हो जाता है, टोकरियाँ बनाई जाने लगती है, विभिन्न प्रकार के और भी ऑब्जेक्ट्स बनने लगते हैं। ये एक ऐसा दौर था जहाँ बर्तनों को भी बनाए जाने लगता है, और आगे चल के सिलबट्टे, लोड़े, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाने लगती हैं जिसका प्रयोग मानव दैनिक जीवन में कर रहा था। लेकिन इन सभी का कुछ न कुछ कला से जुड़ाव रहा है, और यही आगे चल कर के धीरे धीरे एक विस्तृत कला के रूप में डेवलप होती है। जिस झोपड़ी को हम बनते हुए मध्य पाषाण काल और बाद में नवपाषाण काल में देखते हैं, और इसी झोपड़ी से आगे चल कर के बड़े बड़े मकान, भवन और स्मारक बनाए जाते हैं, और वास्तुकला का प्रारंभिक नमूना दिखाई पड़ता है। वहीं ये जो प्रारंभिक मूर्तियां हैं, यही आगे चल कर के विभिन्न वस्तुओं पर मूर्तियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर दिखाई पड़ती है। जहाँ कभी हड्डी पे, पाषाण पे मूर्तियाँ बन रही थी, आगे चल के आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में धातु पे, पाषाण पे, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, टेराकोटा आर्ट दिखाई पड़ने लगती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें सिंधु सभ्यता की कला एवं स्थापत्य को समझना है तो हमें उस दौर की कला एवं स्थापत्य को भी समझना जरूरी है जहाँ से कला निकल करके आई है। और
सिंधु सभ्यता में फिर उसका विस्तृत अस्तित्व दिखाई पड़ता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की नींव वर्तमान दौर में अगर हम उसका अध्ययन करें तो इन्हीं छोटी छोटी ग्रामीण नवपाषाणकालीन बस्तियों से ही दिखाई पड़ता है। और उनकी जो रीजनल आर्ट्स थी, रीजनल जो कला थी, क्षेत्रीय जो कला थी, यही कला जा कर के आगे सिंधु में सम्मिलित हो जाती है और विभिन्न प्रकार के हमें आभूषण, बर्तन और वास्तुकला के तौर पर दिखाई पड़ती है। और यही वजह है कि सिंधु सभ्यता की जो कला है उसमें एक बहुत बड़ी वैरायटी, एक बहुत बड़ा आंचलिक जो प्रभाव है वो दिखाई हमें पड़ता है। तो हम आए अपने मुख्य टॉपिक पर, ये हमारा बैकग्राउंड था इसको समझने का। और आप किसी भी वस्तु विशेष को इसी तरीके से समझे तो मेरे हिसाब से एक बेहतर तरीका है। जब आप उसके बैकग्राउंड को समझ लेंगे कि ये चीज़ आई कहाँ से, तो शायद आपके मानस पटल पे उसका एक बेहतर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। क्योंकि हमेशा से जड़ों पर जाना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जड़ें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हम हमेशा दीवारों और छतों को देख करके इमारत की गणना करते हैं, लेकिन छतें और दीवारें इमारत को खड़ी नहीं करती। इमारत को खड़ी करती है उसकी नींव। हमेशा हमें नींव पर जाना चाहिए, और जब हम नींव को समझ लेंगे तो दीवारों और छतों की बनावट तो अपने आप समझ में आ जाएगी। तो हम बात करेंगे फिर से कला एवं स्थापत्य के संदर्भ में, किसके बारे में? सिंधु सभ्यता की कला एवं स्थापत्य के संदर्भ में। तो जब सिंधु सभ्यता की कला एवं स्थापत्य के संदर्भ में हम बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार की कलाएं सिंधु में दिखाई पड़ती हैं। कौन कौन सी कला हमें मिलती है उसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वास्तुकला मिल जाएगी। वास्तुकला, कला के विभिन्न प्रकार एक तरीके से हम कहें कि सिंधु सभ्यता में दिखाई पड़ते हैं। तो पहला जो कला का प्रकार है वो है वास्तुकला। वास्तुकला होती क्या है? वास्तुकला होती है भवन निर्माण की कला। जो विभिन्न प्रकार के भवन, स्मारक सिंधु सभ्यता में बनाए जा रहे थे, उसकी जो निर्माण कला है उसको हम वास्तुकला के तौर पे देखते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्मारक और वास्तुकला के जो नमूने हैं वो हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इवन उसकी शुरुआत, सिंधु सभ्यता की खोज का जो शुरुआत है, जो दौर है, वो इसी वास्तुकला के प्राप्ति के साथ ही दिखाई पड़ता है। जब विलियम बर्टन उस एरिया में जाते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, और बाद में फिर जब रेलवे लाइन उस लाहौर से कराची के बीच में बिछाई जा रही होती है तो ईंटों की बनी हुई एक संरचना प्राप्त होती है। और उस संरचना से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर नीचे कोई ना कोई एक ऐसी विशाल सभ्यता जरूर है। और बाद में फिर 1921 और 22 में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे नगरों की खोज होती है। और उस खोज के साथ जब उत्खनन होता है तो देखा जाता है कि यहाँ पर विशाल भवन बनाए हुए दिखाई पड़ते हैं। हम लोगों ने नगर नियोजन के संदर्भ में बात की थी जब हम इसकी विशेषताओं पे बात कर रहे थे। तो नगर नियोजन में जब आप देखते हैं कि ये एक ऐसा शहर था जो जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, भवन बनाए जा रहे थे पक्की ईंटों के, कच्ची पक्की दोनों प्रकार की ईंटों के, साथ ही साथ 2 मंजिला भवन भी दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा भवन के चारों तरफ जो है एक बीच में आंगन होता है, चारों तरफ कमरे होते हैं, अंदर सैनिटेशन की व्यवस्था होती है, नालियाँ बनाई जा रही होती है। साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रमुख स्मारकें भी मिली हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो से हमें वहाँ का जो ग्रेट बाथ जिसे स्नानागार कहा जाता है वो प्राप्त होता है। हड़प्पा से और यहाँ से भी सभागार प्राप्त होते हैं, अन्नागार प्राप्त होते हैं। लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त होता है। धौलावीरा से एक बहुत बड़ा वाटर टैंक प्राप्त होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखें कि अलग अलग तरीके के नगरों की व्यवस्था भी हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। कहीं पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला 2 भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। डिफेंस वॉल दिखाई पड़ती है। तो विभिन्न प्रकार की ऐसी वास्तुकला की जो नमूने हैं वो हमें इस सैंधो सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये वास्तुकला एक बहुत महत्वपूर्ण कला है सैंधो सभ्यता के संदर्भ में। इसके बाद हम बात करेंगे उनकी वास्तुकला हो गई,
उसके बाद अगर हम बात करें मूर्ति कला के संदर्भ में, ये भी एक बहुत प्रमुख कला यहाँ दिखाई पड़ती है। और मूर्ति कला के संदर्भ में हम देखेंगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जा रही थीं। विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से मतलब है विभिन्न धातुओं पर मूर्तियाँ बनाई जाती, जैसे कि हड़प्पा के संदर्भ में कहा जाता है कि हड़प्पा एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर कांसे का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, और कांसे के प्रयोग के कारण ही इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कांसे का तो प्रयोग हो ही रहा था, साथ ही साथ यहाँ पे जो मूर्तियाँ बन रही थी वो पाषाण से बन रही थी, पाषाण मूर्तियाँ बन रही थी, धातु की मूर्तियाँ बन रही थी, साथ ही साथ मृण मूर्तियाँ बन रही थी, मिट्टी की मूर्तियाँ। ठीक है, पाषाण की मूर्ति बन रही है, धातु की मूर्तियाँ बन रही है, मृण मूर्तियाँ बन रही हैं। तो ये कुछ मूर्ति कला के नमूने हैं। इसके अलावा मोहरे बन रही हैं, विभिन्न प्रकार की मोहरे। मोहरे बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नमूना है कला का, क्योंकि इन्हीं मोहरों के माध्यम से हमें सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ आप देखें तो मृदुभांड कला, मृदुभांड कला भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कला है। मृदुभांड कला का अर्थ है कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, और सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उन पे विभिन्न प्रकार के चित्रांकन भी किए जा रहे थे, कलाकारी की जा रही थी, और इसमें भी क्षेत्रीय विशेषताएं, आंचलिक विशेषताएं दिखाई पड़ती। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि सिंधु सभ्यता की जो नींव है वो यहीं की ग्रामीण बस्तियों के माध्यम से, आसपास की जो ग्रामीण बस्तियाँ थीं उनके माध्यम से दिखाई पड़ती है। तो उसकी झलक हमें सिंधु के बर्तनों में भी दिखती है, क्योंकि आप देखें आमरी से, कोटडीजी से, कुल्ली से, क्वेटा से जो बर्तन मिल रहे थे, उन बर्तनों में जो अंकन था उसमें बैल का अंकन बहुत प्रमुख रूप से किया जा रहा है, और कहीं पर बैल को ऐसे चौड़ा बनाया गया है, कहीं पर ऐसे लंबा बनाया गया है, और यही आगे चल के सिंधु के बर्तनों में अगर आप देखेंगे तो उसको एक समान आकृति पर ले आया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा था इन संस्कृतियों का, ग्रामीण संस्कृतियों का, इन्हीं संस्कृतियों ने आगे चल के सिंधु में मृदुभांड कला को जन्म दिया था। और ये जो मृदुभांड कला है ये विभिन्न प्रकार की कलरिंग, इसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारी इसमें दिखाई पड़ती है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कला के तौर पर दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ हम देखें तो यहाँ पर आभूषण भी बनाए जा रहे थे, विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा था, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा था। गुड़िया, बीड्स बहुत बनाई जाती थी, गुजरात में ऐसी बहुत सारी बीड्स फैक्ट्रीज मिली हैं, मनके बनाए जा रहे थे बहुत बेहतर। तो ये इनकी कला का एक बहुत महत्वपूर्ण नमूना था, जिसको हम गौड़ कलाओं में एक तरीके से रख सकते हैं। बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी वस्तुएं जो कि उस दौर में बनाई गई थी, जैसे कि लिपस्टिक वगैरह सौंदर्य प्रसाधन में बनाया जा रहा था। साथ ही साथ आप देखें कि शतरंज बनाया जा रहा था, और शीशा बनाया जा रहा था, कंघी बनाई जा रही थी। ऐसे बहुत सारी सौंदर्य प्रसाधन और खेल की वस्तुओं का भी निर्माण किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं ये भी कला के भाव का प्रदर्शन करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में ऐसी बहुत सारी कलाएं थी जो कि सिंधु को एक बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता के तौर पर, ऐसी सभ्यता जहाँ पर कला का विशेष महत्व है, दिखाई पड़ती है। और एक और बात है सिंधु सभ्यता या विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के संदर्भ में, वो ये कि सभ्यताओं के सभ्यता बनने में कला का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। और जब हम सभ्यताओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते होते हैं तो उसमें कला एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों निभाती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस समाज में कला का प्रदर्शन नहीं है, कला का प्रयोग नहीं किया गया है, कला वहाँ पर है नहीं, वो समाज सभ्य नहीं है। हमेशा से कला का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है किसी भी समाज को सभ्य समाज बनाने में, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कलात्मक व्यक्ति है वही व्यक्ति समाज को समुन्नत स्थिति पर ले जा सकता है। जिसके अंदर कला की भावना नहीं है, जिसके अंदर कला का ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर कलात्मकता का बोध नहीं है, वह व्यक्ति सभ्यता को
महसूस नहीं कर सकता, सभ्यता को बनाए नहीं रख सकता, ये एक बहुत बड़ा पक्ष उसके संदर्भ में दिखाई पड़ता है। इसका एक उदाहरण भी है विश्व की सभ्यताओं में। आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा होगा कि असीरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत एक असीरियन सभ्यता आती है, और असीरियन सभ्यता में कला का भाव या कला का प्रदर्शन नाम मात्र का है। और यही वजह है कि ज़्यादातर इतिहासकार या पुरातत्वविदों का ये मानना था कि असीरियन सभ्यता सभ्यता नहीं है। असीरियन बेसिकली असभ्य लोग थे, लड़ाके लोग थे, बर्बर जाति के लोग थे, और वह किसी भी प्रकार से सभ्य या सभ्यता के पैमाने पर फिट नहीं होते, इसीलिए उस सभ्यता को सभ्यता नहीं कहा जा सकता। और यही वजह है कि ऐसा कहा जाता है। और सभ्यता को सभ्यता बनाने में कला का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसके आगे के लेक्चर में हम लोग सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई जो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं उसके क्या उदाहरण हैं, क्या क्या ऐसे हमें पुरातात्विक सामग्रियों के तौर पर प्राप्त होते हैं वस्तुएं जो कि सिंधु सभ्यता की कला को एक उच्च कोटि की कला में तब्दील करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं, के बारे में बात करेंगे। और मैं अपने विद्यार्थियों से ये बात फिर से कहना चाहूँगा, क्योंकि एक लंबा दौर था, हम लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई, उसकी वजह अब क्या रही। और क्योंकि एक फेस्टिवल दीपावली काफ़ी बड़ा फेस्टिवल था जिसमें काफ़ी लोग बाहर गए आए, और एक लंबा समय हो गया हम आपसे मिल नहीं पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूटी नहीं हो रही है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि साथ ही में इसको चलते रखें, और भविष्य में चलता भी रहेगा। आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी जो भी अध्ययन सामग्री है वो आपको इस चैनल से मिलती रहे, किसी प्रकार की भ्रांति अपने मन में आप ना लाएं, और हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। और मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, और आप अगर किसी भी प्रकार की आपके मन में संकोच है, संशय है, समस्या है, तो आप मैसेज के माध्यम से भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैसेज से आप लोगों के जो डाउट्स हैं, जो संदेह है या संशय है, उसको दूर करने का प्रयास करूं। आप इस उड़ान द फ्लाई के चैनल को देखते रहें, और हमारे आपका बीच का ये जो संवाद है ये हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई रोक टोक या कोई विघ्न नहीं आएगा। आप अपने मन को पूरी तरीके से निश्चिंत कर लें। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसकी आगे की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।